गुड मॉर्निंग माय लिटिल किडोस, माय लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आ जाओ, इको का पेपर आ गया। इंग्लिश की वीडियो कैसे लगी थी बता देना ज़रा, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अब ना स्ट्रैटेजीज वाली जो वीडियो है वो पिछले साल पिछले साल की डली हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसे गो थ्रू कर लेना। स्ट्रैटेजीज आर द सेम, ठीक है। बाकी बीच बीच में टिप्स देती रहूँगी जैसे इंग्लिश की वीडियो में दिया था, ठीक है। बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इको का PYQ पढ़ेंगे, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चंस शेयर कर दूंगी, साथ साथ क्वेश्चन तुम देखना, आंसर मैं बताऊंगी। लेकिन शर्त यही रहेगी, जैसे जैसे क्वेश्चन मैं बोलूंगी उतने ही सेकंड्स में यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। आंसर तो एटलीस्ट कंसेप्ट आ जाना चाहिए, ठीक है जी। बाकी तो है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके गाइस, ओके। सो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहला क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखी है और बोल रखा है इन स्टेटमेंट को पढ़कर तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कोई एक चूज करना है, ठीक है जी। ओके, अब इसमें पहली स्टेटमेंट वो बोल रहा है इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है उसी तरीके से लेवल ऑफ कंजम्पशन बढ़ रही है। मतलब उसने बोला इनकम का लेवल कंजम्पशन के लेवल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। होता है, बोल रहा होता ही है। अच्छा जी, कंसेप्ट आ जाना चाहिए दिमाग में। दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा है MPC और MPS हमेशा इक्वल होता है। अरे भैया, MPC और MPS अगर इक्वल होते तो क्या दोनों का सम 1 के बराबर होता? बिल्कुल नहीं। अगर दोनों इक्वल होते तो क्या होता? 0 + 0 0, 1 + 1 2। ऐसे कैसे 1 के इक्वल हो जाता? बट हमने जो पढ़ा है दैट इज MPC + MPS = 1। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है लेवल ऑफ इनकम इक्वल्स टू लेवल ऑफ कंजम्पशन। इसका भी मतलब तो यही हुआ ना कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रही है। लेकिन बच्चा लोग ये दिमाग लगाओ कि हमने ये पढ़ा था कि पहले अगर हम स्टेटमेंट को देखकर चलते हैं, इंक्रीज इन कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? MPC पे। कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन जब बढ़ता है तो किस पे डिपेंड करता है? MPC पे। और MPC क्या होता है? लेस देन 1। तो कंजम्पशन प्रोपोर्शनेट हो ही नहीं सकता किसके? इनकम के। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। तो हम फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा, इसी का B पार्ट है, उसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट इक्वेशन बतानी है। हमको 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। अब साफ सीधी बात, जैसे जैसे हम इक्वेशंस देखेंगे हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहला है GDP MP। GDP MP को NNP में कन्वर्ट करना है। G मतलब ग्रोस, N मतलब नेट। अब नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा तभी तो हमारा ग्रोस बनेगा। उसके बाद में आता है डोमेस्टिक से नेशनल, D से N। दूसरा वर्ड देखो, दूसरा लेटर D से N यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए आपको फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। क्या वो यहाँ पे दे रखा है? नहीं। यहाँ पर ये इक्वेशन गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम थर्ड इक्वेशन में। यहाँ पे इक्वेशन में क्या कह रहा है? GNP@MP बनाना है, ठीक है जी। GNP@MP बनाना है। कैसे? किससे? GDP@MP की हेल्प से। अब GG तो सेम है, उसको तो हमें छेड़ने की नीड ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। देन है नेशनल बनाना है और डोमेस्टिक दे रखा है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करोगे? ऑब्वियसली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे, जो कि ऑलरेडी करा हुआ है। सो दिस मीन्स कि हमारी ये वाली इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। आ जाओ अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertion and reason, choose the correct alternative given below। वही वाला चीज जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा। अच्छा, पढ़ते हैं। पहला assertion बोल रहा है कि full employment situation refers to absence of involuntary unemployment। ठीक है जी। अब इसका मतलब आप सोच के रखो, फिर पूछूंगी। अब assertion में क्या बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का मतलब होता है जहाँ पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है जी। मैं हाँ ना नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ, आंसर आप दो। रीजन कहता है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के अंदर ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। वो कह रहा है
assertion में कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। रीजन कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी विलिंग या जो लोग काम कर सकते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है उन्हीं के जिस पे उनकी कैपेबिलिटी होती है उसी वेज रेट पे। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि assertion बोल रहा है कि assertion इज ट्रू, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ये कहता है कि जहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसका मतलब होता है वहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो विलिंग हैं, जो काम कर सकते हैं एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, वो एम्प्लॉयड है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो इससे हमारा आंसर क्या मिलेगा? फर्स्ट वन कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, क्योंकि वो बिल्कुल करेक्टली डिफाइन कर रहा है उसको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE डेटा जो कि 9 जून 2023 पे आया था, उन्होंने बोला एक नेट सेलिंग ऑफ वर्थ है। उन्होंने बोला एक नेट सेलिंग है जिसकी वर्थ है 309 करोड़ बाय FIIS। ठीक है जी, ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का पीरियड था जिसकी डेट हमें दे रखी है 9 मई 2023, 9 जून 2023, 9 मई से लेकर 9 जून तक। ठीक है जी, जो अबव ये जो ऊपर ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं ये कौन सी साइड में जाएंगे? BOP के। अब मुझे ये बताओ कि ये दे क्या रखा है? पहले तो हमको 1 महीने का बोल रखा है कि 9 मई से 9 जून तक का डेटा हमको दे रखा है और हमसे पूछ रखा है कि हम इसको कहाँ लिखें। अब मुझे ये बताओ हमको किस तरीके का डेटा गिवन है, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये जो सेल हमको दे रखी है फाइनेंशियल की, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटफ्लो। हम सेल कर रहे हैं ना, किसका? एसेट्स का, फाइनेंशियल एसेट्स को सेल कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या होगा? कैपिटल आउटफ्लो इंडिया से तो जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? अगर हम, अब मैंने तो पहले ही बोल दिया कि कैपिटल आउटफ्लो है, अगर मैंने कैपिटल आउटफ्लो बोल दिया तो इसका तो सीधा मतलब है कि ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा मैडम, लेकिन ये तो बताओ कौन सी साइड पे जाएगा, क्योंकि उसने तो 2 फिलअप्स हमको दे रखे हैं, 2 ब्लैंक दे रखे हैं। अब हम दोनों में कैसे फिल करेंगे? एक ही चीज है ना, इतना तो दिमाग होना चाहिए ना। अरे है यार, तो आंसर भी बता रही हूँ ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो दूसरा ब्लैंक दे रखा है ना, वो दे रखा है कौन सी साइड के लिए। अब कौन सी साइड पे आएगा मुझे बताओ जरा। ये ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, किसके? कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि ये कंट्री की लायबिलिटी को कम कर रही हैं टू फॉरेन एंटिटीज। फॉरेन को देकर हमारी कंट्री की लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड पे। तो समझ आ गई कहाँ कहाँ ये जो 2 ब्लैंक्स हमको दे रखे हैं, एक में भरेंगे डेबिट, एक में भरेंगे कैपिटल। डेबिट साइड होगा और कैपिटल अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमको एक ऐसा इनकरेक्ट फीचर ढूंढना है मनी सप्लाई का इन 3 स्टेटमेंट्स में से। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहला कह रहा है इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई के लिए बोल रहा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है। अच्छा, दूसरा बोल रहा है इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का स्टॉक इंक्लूड नहीं करता है। अच्छा जी, तीसरा बोल रहा है इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ नेशन, ये बोल रहा है ये वही करेंसी होती है जो हमेशा RBI के हाथ में होती है। हमारा सेंट्रल बैंक RBI होता है ना। अच्छा, मतलब सही कह रहे हैं क्या? अरे हाँ, याद करो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। 3 स्टेटमेंट इसने हमको बोली। क्या इसने पहले हमको बोला कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, बिल्कुल ठीक है जी, स्पेसिफिक होता है। दूसरा इसने बोला कि ये वो मनी एक्सक्लूड करता है, इंक्लूड नहीं करता, बिल्कुल ठीक है जी। किसकी मनी को इंक्लूड नहीं करता? सरकार की नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन, मतलब ये वही करेंसी होती है जो RBI के हाथ में होती है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये वो करेंसी नहीं होती जो सेंट्रल बैंक पे पास होती है, लेकिन ये वो करेंसी होती है जो पब्लिक के पास होती है, जो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक्स के पास होती है और कुछ लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में भी होती है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई हमारी इनकरेक्ट। अब बची 2, हाँ 2 स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन तीसरी वाली गलत है। तो हम इस पर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ऑब्वियसली
फोर्थ वाला, हमको इनकरेक्ट बताना था ना, तो फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि थर्ड पार्ट करता है, तो हम उसी पे चेक कर देंगे। वेरी गुड, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड अंडर कीशियन इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। ये तो ऐसे बता देंगे, है ना, जल्दी बता दो जल्दी से। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड करते हैं कीशियन इकोनॉमिक्स के अंडर, वो कॉम्बिनेशन है किस किस का? अरे तुमको नहीं पता क्या? दो ही चीजें तो हमने कंजम्पशन में पढ़ी थी। कौन सी? एक होता है ऑटोनॉमस, एक होता है इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस होता है इंडिपेंडेंट, इंड्यूस्ड होता है डिपेंडेंट। कहाँ गया, चलाओ दिमाग। अब इस पे ज्यादा दिमाग खोटी नहीं करेंगे, इसको पढ़ना तमीज से, ठीक है जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है टॉपिक थोड़ा ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको राउंड दे रखा है, डिपॉजिट दे रखा है, लोन दे रखा है और रिजर्व रेशियो भी दे रखा है। ये आपने ज़रूर 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 बुक में करा होगा और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप ये ज़रूर सॉल्व करेंगे। बाकी मैं सॉल्यूशन डाल दूंगी सो दैट आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज सरप्लस इन बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ डैश। बताओ यार, ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाना चाहिए था दिमाग में। सरप्लस इन द बीओपी, बीओपी में अगर सरप्लस हो जाता है मतलब किसका एक्सेस है यार? ऑब्वियसली जो ऑटोनॉमस रिसीट्स होंगे उस वो ज़्यादा होंगे। अरे कैसे? अगर रिसीट्स, अब तुम खुद देख लो, पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑटोनॉमस पेमेंट ओवर ऑटोनॉमस रिसीट। अगर पेमेंट ज़्यादा होगी तो क्या सरप्लस होगा? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कह रहा है करंट अकाउंट पेमेंट, ये भी पेमेंट बोल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा बोल रहा है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट रिसीट्स ओवर कैपिटल अकाउंट पेमेंट। और चौथा बोल रहा है ऑटोनॉमस रिसीट्स ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट। अब यहाँ पे आएगा ट्विस्ट। अब आधे क्या कारनामा करके आएंगे, आधे टिक कराएंगे कैपिटल अकाउंट रिसीट्स पे, थर्ड वाले ऑप्शन पे, और जो अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी वो करके आएंगे फोर्थ वाले पे। अब तीसरे वाले पे क्यों करेंगे? क्योंकि हमने देख लिया सरप्लस है, रिसीट्स बोल रखा है, रिसीट्स ज्यादा होती है तो हम उस पे कर देंगे। नहीं, अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट को देखेंगे तो बीओपी पूरा थोड़ी ना आ जाएगा। बीओपी की बात हो रही है, बीओटी या सिर्फ एक की नहीं हो रही है। यहाँ पे बीओपी की बात हो रही है तो हम पूरा लेकर चलेंगे। और पूरा किस में आएगा? ऑटोनॉमस रिसीट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन, विच वन इज ऑटोनॉमस रिसीट्स ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट्स। वेरी गुड, मेरी वीडियो देख के जाना, ठीक है जी। धमकी नहीं, अच्छा तुम आ जाओ। ओके, सो 8वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है सपोज करिए ओके सही है। सपोज करिए आप एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में हैं, ठीक है। हमने आपको कोई भी इकोनॉमी दे दी है अपनी इमेजिनेशन की, जहाँ पे कंजम्पशन बराबर है 100 + 0.75 y के, ठीक है जी। y मतलब इनकम, c मतलब कंजम्पशन। यहाँ पे आपको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है 400। अब आपको बताना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू। अब यहाँ पे जिस को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ऑप्शन नहीं आता बहुत पिटोगे, बहुत ज़्यादा पिटोगे। सी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं और के का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। दोबारा बोल रही हूँ, 1/1 - MPC, ठीक है जी। MPC आपको दे रखा है। MPC कौन सा होता है दीदी? अरे ये जो इनकम का पार्टनर होता है ना, ये जो 0.75 दे रखा है, ये बी लिखते हैं हम इसको। अगर हम नॉर्मल इक्वेशन रो इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे BY लिखा जाता है, B फॉर MPC डिनोट करते हैं B से। तो यहाँ पे MPC की वैल्यू क्या है? 0.75। बस फॉर्मूले में रख देनी है एंड योर आंसर विल बी देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है इमेजिनरी इकोनॉमी का, वो एक फेवरेबल बैलेंस दिखा रहा है 500 करोड़ का। देख रहे हो, इमेजिनरी इकोनॉमी में 500 करोड़ ले लिया हमने, ठीक है, और दिखा भी फेवरेबल बैलेंस रहा है, बहुत बढ़िया। अभी जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है ये 1200 करोड़ है, 1200 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। और ट्रांसफर पेमेंट 400 करोड़ की।
400 करोड़ की हो रही है पेमेंट, ठीक है जी। अब जो वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स होगा वो कितनी आएगी वो बता दो जरा। कहानी को समझ में आई। बीओटी का बैलेंस दे रखा था 500 करोड़, जहाँ पे एक्सपोर्ट हमने करे 1200 करोड़ और इंपोर्ट हमने करे पेमेंट हमने करी 400 करोड़ की। अब हमको बताना है इंपोर्ट्स। अब साफ सीधी बात है, अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हो ऑब्वियसली उसमें तो मर्चेंडाइज ही आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता ही मर्चेंडाइज है। अच्छा, उसको थोड़ा साइड में लगते हैं मर्चेंडाइज को। अब मुझे बैलेंस ऑफ ट्रेड का जरा फॉर्मूला बता दो। क्या होता है? जो आपने भेजा माइनस जो आपने मंगाया, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एज सिंपल एज दैट। हाँ जी, ये तो हमको पता था। अब भाई बीओटी की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आपको दे रखी है, इतने तो इक्वेशन तुम सॉल्व कर ही सकते हो, उम्मीद है मुझे तुमसे, ठीक है ना। बस सीधा सॉल्व करके 700 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। स्यापा ही नहीं है कोई। आ जाओ जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, आपको एस्टिमेट करना है एनडीपी एट एफसी, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा भाई देखो, मेरा काम है सिर्फ तुमको बताना, करना है तुम्हारा काम, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट्स दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भाई बहुत ईजी है, कर लोगे तुम। क्या क्या करोगे? हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसमें क्या ऐड करोगे? हाउस होल्ड के बाद गवर्नमेंट का भी ऐड करोगे, कंजम्पशन बनाना है ना हमको, ठीक है। और उसके बाद इसको नेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे जी? इतना तो हो गया हमारा नेट के लिए। देन हम करेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या करेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमने कर दी ऐड, चलो। उसके बाद में एक्सपोर्ट्स ऐड करेंगे, 50 रुपये का एक्सपोर्ट्स हो गया। अच्छा, अब इंपोर्ट्स क्या करते हैं? माइनस। इंपोर्ट्स माइनस करने के बाद हम करेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस, और उसके बाद में हम करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, क्योंकि हमको बोल रखा है एट एफसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भाई दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको तो गलती से भी नहीं छोड़ के जाना है, गलती से भी, ठीक है जी। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? एक्सटर्नैलिटीज के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, क्या? बेनिफिट्स और हार्म्स। क्या क्या? बेनिफिट्स और हार्म्स, जो कि अकर करते हैं जब एक एंटिटी का एक्शन दूसरी एंटिटी पे इम्पैक्ट कर देता है विदाउट किसी डायरेक्ट कंपनसेशन या किसी भी डायरेक्ट पेनल्टी के बिना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम एक पार्क का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक नया डेवलप पार्क हुआ है, पब्लिक पार्क है, जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ सुधार रहा है, लोगों की इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। इवन दो रेसिडेंट्स, लेकिन पब्लिक हेल्थ तो सुधार रहा है, लेकिन लोग उनको पैसे थोड़ी देते हैं। तुम पार्क में जाते हो, क्या तुम फी पे करते हो? हम पार्क में जाने की फी पे करते हैं? नहीं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, कि आपको डायरेक्टली कुछ नहीं पे करना है, बट आपको उसका लाभ मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है जी? ऑपरेटिंग सरप्लस उसको बोलते हैं जब हमारी फैक्टर इनकम, आप जो फर्म्स से फैक्टर इनकम आप अर्न करते हो आफ्टर अकाउंटिंग वेजेस और इंटरमीडिएट कॉस्ट, जब आप वेजेस और इंटरमीडिएट कॉस्ट काट पाट के जब आप पास जो इनकम आती है फर्म से, उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। या इसको हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आती है सारी अर्निंग्स, जो भी आपको रेंट से मिल रही है, जो आपको रॉयल्टीज से मिल रही है, जो आपको इंटरेस्ट से मिल रहा है और जो आपको प्रॉफिट से मिल रहा है। जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस बनाते हैं इकोनॉमी के लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड चार्ज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या मैंने गलत बोला था? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सीधी सी बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तुम बीच में छोड़ के चले जाते हो, तो सिर्फ एक चीज बताऊंगी, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स होता है फिक्स्ड,
फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल, वो कौन करता है? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन से होते हैं? डिमांड और सप्लाई। बात ही खत्म, रफा दफा करो। क्वेश्चन पे आ जाओ, न्यूमेरिकल है, हमें तुमसे बुरी उम्मीद है, तुम कर ही लोगे, फिर भी हम बता देते हैं, जिनसे उम्मीद तोड़ दे तो मुझे बहुत दुख होगा ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको फिर से वही चीज़ करनी है, टेबल को कंप्लीट करना है, जहाँ पे आपका कंजम्पशन फंक्शन है एट लेस देन ग्रेटर देन एट लेस देन 200 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। भाई देखो, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी। एपीसी का फॉर्मूला होता है एपीसी, सी अपॉन वाई, ठीक है। सेविंग्स कैसे निकालते हो? इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके, ठीक है। और एमपीसी, एमपीएस का फॉर्मूला पता है, इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दूंगी। ऑल इट्स योर कॉल नाउ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड, explain its impact on the level of output, income and employment. Okay, देखो इसमें मैं तुमको पूरा बताने वाली हूँ, तो तहजीब से सुनना जरा। अब यहाँ पे हमको बताना है एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे एक्स एंटे सप्लाई, एक्स एंटे डिमांड, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद में अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? जो भी आपका प्लान्ड लेवल ऑफ आउटपुट अगर तुमने नहीं लिखा ना, पेपर के बीच में आके मारूंगी, याद रखना ये बात। प्लान्ड लेवल ऑफ आउटपुट जरूर लिख के आना है। स्टार्ट ही यही करना कि एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द प्लान्ड लेवल ऑफ आउटपुट जो कि प्रोड्यूसर्स इंटेंड करते हैं, चाहते हैं टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, अलग अलग प्राइसों पे, जहाँ पे उसी तरीके से जो एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड होता है वो होता है टोटल प्लान्ड स्पेंडिंग। टोटल प्लान्ड स्पेंडिंग किस पे? गुड्स और सर्विसेज पे, इकोनॉमी के, ठीक है। जो एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई होती है वो लेस देन होती है एग्रीगेट डिमांड के, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड के, ठीक है। तो जो इकोनॉमी का टोटल प्लान प्रोडक्शन होता है वो इनसफिशिएंट होता है टोटल प्लान डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब इसने हम पे 3 चीज़ें पूछी थी, आउटपुट पे बता दो, इनकम पे बता दो, एम्प्लॉयमेंट पे बता दो, बता देंगे जी। अगर हम आउटपुट की बात करते हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा एक्सीड करता है, तो जो फर्म है एक्सपीरियंस करते हैं कुछ अनप्लान्ड इन्वेंटरी डिप्लीशन, यानी कि उनका स्टॉक बच जाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो डिमांड होती है एक्सीड करती है सप्लाई से, तो फर्म कुछ अनप्लान्ड इन्वेंटरी डिप्लीशन एक्सपीरियंस करती है। देन अगर उसको एक्सेस डिमांड को फेस करना है, मीट करना है, तो फर्म को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। भाई आपकी कमी हो रही है, ठीक है, जितनी डिमांड है उतनी आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से पूरे आउटपुट में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आउटपुट का बता दिया, इनकम अभी बता दो। ओके, क्योंकि जो फर्म्स है वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं, तो उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि लेबर और रॉ मटेरियल, है ना। अब ये क्या करते हैं, ये हायर पेमेंट कर देते हैं, किसको? टू वर्कर्स एंड सप्लायर्स, जिसकी वजह से इनकी जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट का। अब इनको हायर प्रोडक्शन चाहिए, हायर प्रोडक्शन लेवल चाहिए, तो इसकी वजह से क्या करेंगे, वर्कर्स ज़्यादा हायर करेंगे। इस वजह से इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में हो जाएगी कमी और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। मजे कर रहे हो तुम, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तुमको, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको इस स्टेटमेंट को वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ जस्टिफाई करना है। आर्ग्यूमेंट तो हम बहुत करते हैं, पैदाइश है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, तो स्कूल वालों को बहुत निकालना है भाई, क्या let's come on. Okay, question is the central bank is the sole currency issuing authority of an economy. वो बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक इकलौती करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है पूरे देश, पूरी इकोनॉमी में। वह बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन हमें जस्टिफाई भी तो करना है, हमें आर्ग्यूमेंट देंगे भाई। तो हम क्या करेंगे कि जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, कौन होता है? आरबीआई। इसके पास एक अलग ही अथॉरिटी होती है, अलग ही पावर होती है कि ये सिर्फ यही करेंसी नोट्स को इशू करेगा।
ठीक है जी, बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन अब हम इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? हम इसको जस्टिफाई ऐसा करेंगे कि जो मोनोपोली है वो इंश्योर करती है ये जो इशुएंस ऑफ करेंसी में इसमें बनी रहे यूनिफॉर्मिटी। मैं 2000 का नोट ऐसे निकाल रही हूँ तो ऐसे ही आना चाहिए। अगर सारे खोल के बैठ देंगे, कोई गुलाबी कोई नीला पीला सब बांट दे देंगे, भाई नहीं, देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इशुएंस की करेंसी की, ठीक है, जिससे कि ये जो आपका काउंटरफीटिंग होता है, ये जो घपलेबाजी होती है, कम हो जाएगी और इकोनॉमी का मॉनेटरी सिस्टम पे ट्रस्ट बना रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या बोलेंगे कि ये सेंट्रल बैंक को हेल्प करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। नहीं तो महंगाई इतने जमाने में बढ़ जाएगी भाई, सब्जी खरीदना भारी पड़ जाएगी हमको, ना ना, तोबा। चलो आ जाओ, तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे, बाय इशूइंग करेंसी सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को भी बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली मैनेज करता है। एफिशिएंटली मतलब कम कॉस्ट पे मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी ही बचा रहा है अंत, तो भाई करने दो उसी को, हमें क्या बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बिल्कुल ठीक है, मनी एक मेजर है किसका? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का। अब ये क्या होता है जी? देखो, डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट्स होती हैं जो कि एग्री करी जाती है कि हम पेमेंट करेंगे, मना नहीं कर रही, मैं पैसा दूंगी, लेकिन फ्यूचर डेट पे दूंगी, आज नहीं दूंगी, 1 महीने बाद, आज करेक्ट 1 महीने बाद दूंगी। जैसे कि आप लोन की रीपेमेंट करते हो या फिर इंस्टॉलमेंट बेस्ड परचेजेस करते हो, ठीक है। अब हम इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? आई होप डेफर्ड पेमेंट तो समझ आ गया ना, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन हम ऐसे देंगे कि जो मनी होती है वो एक रिलायबल स्टैंडर्ड के तरीके से एक्ट करती है फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, क्योंकि जो ये वैल्यू होती है हमेशा स्टेबल रहती है ओवर द टाइम, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये लिखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस को एलिमिनेट कर देती है जो कि बार्टर सिस्टम में आती थी, बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज़ हम ये लिखेंगे कि हमको क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शंस करने के लिए अलाउ कर देती है। यार तुम आज किसी से उधार ले रहे हो लेकिन तुम 1 महीने बाद पे कर रहे हो, पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल है। किससे? मनी की हेल्प से जी, और क्या, ठीक है जी। तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे और खुश खुश रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स डेटेड 8 जून 2023। ओके, क्या टेक्स्ट है जी? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रेट सेटिंग पैनल unanimously decided to keep the benchmark lending rate unchanged at 6.5%। हिंदी में बता देते जी, वो कह रहा है रिजर्व बैंक का जो ये सेटिंग पैनल था, इन्होंने बोला कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक लेंडिंग रेट पे बेंचमार्क लगा देंगे जिससे कि चेंज नहीं कर पाओगे। बेंचमार्क मतलब ठप्पा मार दिया कि तुम इसको चेंज नहीं कर पाओगे और फिक्स कर दिया जी 6.5% पे। अच्छा, कमेटी ने वोट करा कि आपको फोकस रहना पड़ेगा ऑन द विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, अब इस टेक्स्ट के बेसिस पे तुम कॉमनली अंडरस्टैंड करो और हमको क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है जी, हम दे देंगे। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द इकोनॉमिक इशू इंडिकेटेड इन द अबव। इशू बेसिकली यहाँ क्या किया गया? इशू है मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन जो आरबीआई कर रही है, ठीक है, ये इशू है। अब इस पर डिस्कशन तो करो थोड़ा, हम बताते हैं। जो आरबीआई यूज कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी, वो यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे, जो ये फ्रेज हमको दे रखा है ना बड़ी बड़ी अंग्रेजी में, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आरबीआई है ये फोकस कर रहा है अपने लिक्विडिटी को टाइटन करने के लिए ताकि इन्फ्लेटरी प्रेशर को बचा सके। लिक्विडिटी मतलब जो आप जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्जन करते हो उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं, ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना आए, महंगाई ना बढ़े जल्दी से। तीसरा हम लिखेंगे जो वो बेंचमार्क लगा रहा है लेंडिंग रेट पे अनचेंज पे, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका एम है क्या? वही ना, महंगाई को रोकना और इकोनॉमी की ग्रोथ करवाना, ठीक है। इतना सोचता है आरबीआई हमारे बारे में, कुछ तो तुम अच्छा करो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑन मनी सप्लाई इफ द रेटिंग
सेटिंग पैनल हैड डिक्रीज द रेट। अब हमें कॉन्सिक्वेंस बताओ कि ये जो इसने 6.5 जो ये करा है फिक्स, अगर ये चेंज हो जाए तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। अगर इसे हम डिक्रीज कर देंगे तो इससे हमारी मनी सप्लाई में इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस अब तुम ये सोच के बताना अगर इंक्रीज आ गया तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, और आपको आर्ग्यूमेंट भी देने हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन मतलब ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसीव्ड है, रेवेन्यू मतलब होता रहता है, कैपिटल मतलब कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ लोन, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो होती हैं, वो वाला ट्रिक भी है, और दूसरा अगर हम अच्छे अंग्रेजी में बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो ना तो लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं, ना ही एसेट्स में रिडक्शन लाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक रिकरिंग इनकम है फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ये फाइनेंशियल एसेट्स से लायबिलिटीज को कोई इफेक्ट नहीं करती है। तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी सेल कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स मिली हैं, तो ये जाएगी कैपिटल रिसीट के अंडर, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो या तो लायबिलिटीज क्रिएट करें या एसेट्स को रिड्यूस कर दें। और यहाँ पे आप गवर्नमेंट कंपनी को सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट ऑन एसेट्स है वो कम हो जाएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए और प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया। कमेंट करके बताना है जरूर से, बनी बनाई खिचड़ी थोड़ा ना मिलती रहेगी, बस थोड़ा तो दिमाग चलाओ। Next question is study the following chart carefully and analyze the challenging trends in the government expenditure on transport and rural development। अब आपको चार्ट पढ़ना है और ट्रेंड्स को एनालाइज करके हमको लिख के आना है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। जरूर आता होगा, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होता है टोटल रिसीट से, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, बोरिंग्स का ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आ सकता है और डेट बर्डन भी बढ़ सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसीट्स तो सजेस्ट करता है अनसस्टेनेबल फिजिकल मैनेजमेंट, मतलब पूरा ही हिल जाएगा। और क्योंकि जो बोरिंग्स होती हैं वो कंजम्पशन के लिए यूज़ करी जाती है, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए, ये ज़रूर लिख कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल की बात करिए, मॉडल्स ज़रूर ध्यान रखना। टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन सी पार्टी होती है, एक तो होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, ठीक है। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। जो हाउस होल्ड होता है वो फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है और इनकम लेता है रिटर्न में, और जो फर्म होती है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और हाउस होल्ड को पैसा दे देती है, बात खत्म। बस इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, जो रियल जीडीपी है वो बेटर है इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का एज कम्पेयर टू द नॉमिनल जीडीपी। अच्छा जी, तो आप क्या इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हो, और कर रहे हो तो हमको आंसर बता दो जरा। देखो जी, जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो गुड्स और सर्विसेज को करंट प्राइस पे मेजर करता है। उसी तरीके से अगर हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक आउटपुट को कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करता है, जो कि एक बेटर इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो बात तो सीधी सी यही है कि ये जस्टिफाई तो हो गया कि रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर, ओके। बट हमको करना है जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन आप कैसे करोगे, दोनों को एक एग्जाम्पल की हेल्प से कंपेयर करके दिखा दोगे, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, सेक्शन बी शुरू हो चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसर्शन रीजन, सीधा एसर्शन पे आते हैं। द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड सर्टेन प्राइवेट फर्म फ्रॉम बिकमिंग फेयरली कॉम्पिटिटिव। तो ये जो एक्सेसिव रेगुलेशन था परमिट लाइसेंस राज की वजह से, इसने कुछ प्राइवेट फर्म्स को रोक दिया था फेयरली कॉम्पिटिटिव होने से। रीज़न कह रहा है क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था इसने पहले ही बहुत ज़्यादा अमाउंट लाइसेंस ऑब्टेन करने पे खर्च कर दिया था ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। इन्होंने ना ही क्वालिटी इम्प्रूव करी प्रोडक्ट की, ना ही इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस लाई, बस हाँ ये अपने लाइसेंस ऑब्टेन करने पे लगे रहे थे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है?
बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है कि इसी की वजह से ये कॉम्पिटिटिव बने थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन द डिकेड ऑफ 1970s पाकिस्तान नेशनलाइज्ड इट्स डैश इंडस्ट्रीज। पाकिस्तान ने कौन सी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया था? भाई एक ही इंडस्ट्रीज की बात होती है क्या, कैपिटल गुड्स की, ठीक है। तो उन्होंने कैपिटल गुड्स को नेशनलाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, बताओ कौन सी ठीक है कौन सी गलत और क्या सीन है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ ये डेवलप करे गए थे। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो रियल मोटिव था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का इंडिया में, वो था ब्रिटिश के इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करना। बिल्कुल ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नीडेड है। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में डाल दो, वीडियो बन जाएगी साथ साथ एंड आई विल अपलोड इट टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इंडिकेट द इनकरेक्ट कंपोनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। इसमें बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट कंपोनेंट कॉम्बिनेशन है। असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग। पहले असेंबल होता है, देन स्टोर करते हैं, प्रोसेस होता है, पैकेज होता है। ये अगर हम चारों को ध्यान से देखें तो आई गेस इसमें सेकंड वाला ही गलत लग रहा है, जो कि है प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग ना, ठीक है। और बाकी जो तीनों हैं वो बिल्कुल सही है एज पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन बोल रहा है WTO इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम, ताकि वो यूनिलेटरली प्लेस्ड आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस को हटा सके जो कि मेंबर नेशन लेकर आए थे, ठीक है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम लाने की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये इम्पेरेटिव है वर्ल्ड प्रोडक्शन को एनलार्ज करने के लिए, बढ़ाने के लिए और प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज को, जो कि इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन भी करेगा। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। China has used a market mechanism to create additional social and economic opportunities for its citizens. चाइना ने यूज किया मार्केट मैकेनिज्म, किस लिए? ताकि वो अपनी सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बना सके, ठीक है। रीजन कह रहा है क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएशन था गवर्नमेंट ने किया था, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आया, किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में। बात समझ आ रही है? उसने बोला कि चाइना यूज करे मार्केट मैकेनिज्म ताकि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, इकोनॉमिक भी और सोशल भी, अपने सिटीजन्स के लिए। लेकिन रीजन कह रहा है क्योंकि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन गवर्नमेंट ने करी थी वो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आई थी उसके इंडिकेटर्स में। लाई तो थी, लेकिन रीजन ये नहीं है ना। जो आपको रीजन दे रखा होता है ना, उसके आगे क्यों की लगा लिया करो। अगर मैच कर गई तुम्हारी बात तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफाई करना है आपको इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। पहला, टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर फार्मर टू गेट द बेस्ट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि वो मार्केटिंग सिस्टम को एफिशिएंट और इफेक्टिव बना दे फार्मर्स के लिए, ताकि वो बेस्ट प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को ले सकें। दूसरा बोल रहा है ताकि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट को डिस्करेज कर दिया जाए। तीसरा, ताकि फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करा जाए। चौथा, फार्मर्स को डिस्करेज किया जाए कि वो अपने क्वालिटी और क्वांटिटी सुधार ना सके अपने प्रोडक्ट्स की। तो मुझे बताओ कि कौन सा इनकरेक्ट है? ऑब्वियसली सेकंड और फोर्थ, जहाँ पे डिस्करेज की बात हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। किस किस ईयर्स में बता दो जी। इंडिया में आया था 1991 एंड पाकिस्तान में आया था 1988, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही, इंडिपेंडेंस की नहीं। अब आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के बतानी है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओनिंग टू लैक ऑफ वर्क आर नॉट वर्किंग but are seeking work from prospective employers। वो बोल रहा है NSS के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है, वो लोग इंक्लूड होते हैं उसमें who owing to lack of work are not working but are seeking work
मतलब वो सिचुएशन इन विच ऑल दोज, वो सारे हु ऑनिंग टू लैक ऑफ वर्क है, आर नॉट वर्किंग, काम भी नहीं कर रहे हैं, बट आर सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, लेकिन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से काम ले रहे हैं। तो ये दिखाते हैं उनकी विलिंगनेस या अवेलेबिलिटी टू वर्क, कि वो काम कर रहे हैं अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशंस, जो भी उनकी कंडीशंस है उसके नीचे, एट अ सर्टेन रेम्यूनरेशन, एट अ सर्टेन सैलरी। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी मैसिव प्रॉब्लम है जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री फंसी हुई है, जैसे कि इंडिया। बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक दे रखे हैं एनएसएसओ ने, और दूसरा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल सही बोल रखा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ठीक है, ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर नेशन ऑफ G20। देखो भाई G20 में कौन कौन था? ब्राज़ील था, ऑस्ट्रेलिया था, बांग्लादेश था क्या? नहीं था, अर्जेंटीना था। तो यहाँ पे आंसर विल बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोड लॉपसाइडेड मूवमेंट्स। भाई ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है सच्ची, इसको मत छोड़ना भाई। ठीक है, मैं इस पे आंसर डाल देती हूँ। इसको देखो, जो इंडियन इकोनॉमी है ना, उसको तो तुमको क्रैम करना ही पड़ता है ना, एट एनी एक्सटेंट। इकोनॉमिक्स हम समझ सकते हैं, बट क्योंकि इसमें हिस्ट्री आ जाती है थोड़ी बहुत, एट द वेरी पर्टिकुलर लेवल, इफ़ यू वांट मी याद दिलाने को, तो आई एम देयर, बट हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इलैबोरेट करना आपको वो रीजंस owing to which private sector was regulated under the industrial policy resolution। IPR के बारे में बताना है बेसिकली, और किसको एम्फोसाइज करके? प्राइवेट सेक्टर को एम्फोसाइज करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज स्ट्रेस्ड अ लॉट इन सर्विसिंग ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। आइडेंटिफाई करना है कौन सा सोर्स है HCF का जो कि इंडिकेट करा गया है इस स्टेटमेंट में। NEP के अकॉर्डिंग सर्विस ट्रेनिंग की बहुत बारी बात करी गई है, तो हमको वही बताना है कौन सा सोर्स है जो इन सर्विस ट्रेनिंग होता है, ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी टीचर्स की, जो कि डायरेक्टली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करती है। जो इसका सोर्स यहाँ पे होगा वो होगा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सोर्स होगा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलैबोरेट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द सोर्स ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। आपको इम्पैक्ट बताने कि इस सोर्स के क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटीग्रल वर्क है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा करेगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएगा एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉयज़ को स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में अडाप्ट करने में हेल्प करेगा। सो ये सब चीज़ें एज पर यू लिख कर आना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा United Nations Department of Economic and Social Affairs declared India has overtaken China as the world's most populous country in the month of April 2023। वो बोल रहा है UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के अकॉर्डिंग इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया है मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना को भी ओवरटेक कर दिया इंडिया ने। बताओ जी। ठीक है, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं वन चाइल्ड पॉलिसी के। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। वन चाइल्ड पॉलिसी स्टेटमेंट है इन द रिसेंट पास्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन क्रूशियल स्टेप्स लाइक जन धन योजना फॉर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि जन धन योजना फॉर एफिशिएंट एलोकेशन, ताकि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली एलोकेट कर सके। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, हम जन धन योजना के बारे में पूरा लिख देंगे। ठीक है, बस इतना। और तुमको जितना जिस हिसाब से कंसेप्ट आता है वो लिख कर आना है। ठीक है, पूरा छोड़ के मत आना भाई, बिल्कुल नहीं, मेरे से पूरा कोई नहीं होगा। अब ये मत बोलना है भी नहीं। कम ऑन, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द नेशन।
वर्क पॉपुलेशन रेशियो क्या करता है, वो इंडिकेटर है जो कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एनालाइज करता है, ठीक है। आगे आप इसके डेफिनेशन लिख कर आएंगे। देन वो कह रहे हैं इलैबोरेट करो नीड टू प्रमोट वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया। क्या क्या कर सकता है वीमेन को अगर आप करोगे तो, पहला सोसाइटल प्रोग्रेस होगा, जेंडर इक्वालिटी आएगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी टू एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज इन द नॉन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आपको दो ऐसे एग्जांपल बताने हैं डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज के, कहाँ पे, नॉन एग्रो मतलब नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपेंशन इनटू फैशन रिटेल, ठीक है। दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपेंशन इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन आते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स, दो प्रॉब्लम ऐसी बताओ फेस्ड बाय फार्मर ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। पहला लोअर यील्ड इन इनिशियल ईयर्स, मतलब कुछ स्टार्टिंग के सालों में बहुत कम रिजल्ट आएगा, बहुत कम खेती होगी। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिकेट होने की वजह से खेती कम होती है। देन आता है अंडर द लिबरलाइजेशन, अच्छा ये रह गया, इन द करंट सिचुएशन IT प्लेस अ वाइटल रोल। भाई don't leave this question at any cost. This is the most important question ever. Open your books, संदीप गर्ग है या NCERT है, whatsoever, पढ़ना इसको जरूर। संदीप गर्ग में एज इट इज दे रखा है, एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल। लिबरलाइजेशन मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे, उसके अंडर जो रेगुलेशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब यहाँ पे हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस बतानी है। यहाँ पे आप लिबरलाइजेशन भी एक्सप्लेन करोगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक्सप्लेन करोगे, और फिर दोनों के कॉन्टेक्स्ट में उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे, ठीक है। देन आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 65% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे आप ग्रीन रेवोल्यूशन बताओगे, एग्रीकल्चर के बारे में बताओगे और दोनों को इन्वॉल्व करके बताओगे। देन क्वेश्चन बोल रहा है every coin has two sides, debate over farm subsidies in one such classic example of the same। हर कॉइन के दो साइड्स होती हैं, डिबेट ओवर सब्सिडीज, सब्सिडी पे डिबेट करनी है आपको एक क्लासिक एग्जांपल लेकर। तो कैसे करोगे, आपको एक जस्टिफाई करनी है आपकी स्टेटमेंट, दो आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा फार्म की सब्सिडीज पे। तो इसमें आप क्या करोगे, फार्म सब्सिडीज सपोर्ट फार्मर्स बट ऑल्सो क्रिएट फिस्कल चैलेंजेस एंड मार्केट डिस्टॉर्शन। मतलब आपको ये बताना है कि एक साइड पे तो आप फेवर पे हो, एक साइड पे आप अगेंस्ट पे हो। मतलब वो एक तो हमको हेल्प भी करता है, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस भी लेकर आता है। तो आप पहले हम इन फेवर ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो पहला फेवर क्या आएगा कि इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अगर आप सब्सिडीज हटा दोगे तो जो इनकम गैप है वो वाइडन हो जाएगा और इनइक्वालिटीज कम हो जाएगी। दूसरा, ये छोटे छोटे फार्मर्स को हेल्प करेगा क्योंकि उनके पास इतना तो होता नहीं है कि वो अच्छी खासी खेती कर सकेंगे, ठीक है। और अगर हम अगेंस्ट बात करते हैं तो ग्रेटर बेनिफिट ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होते हैं वो इनअप्रोप्रिएटली और पता भी नहीं चलता कि कैसे ही फर्टिलाइजर वाली इंडस्ट्री को हेल्प कर देते हैं, तो वो गलत है। और दूसरा जो होगा हैवी बर्डन ऑन गवर्नमेंटल फाइनेंसेस। भाई गवर्नमेंट पे भी तो दबाव पड़ रहा है ना कि सब्सिडीज दो, गवर्नमेंट भी तो पैसा लाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंस बतानी है ग्रोथ विद इक्विटी, और नेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस बताने हैं। कॉन्टेक्स्ट के में से ही होगा, ये इजी होता है, एक बार आप पढ़ लेना, और नहीं होगा तो हम कराएंगे बिल्कुल। सो बाय फॉर नाउ, ठीक है। पढ़ना प्लीज़ अच्छे से करना। इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, इजी मत लेना, लीनियंट मत लेना, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी चेक दे रही हूँ कि पढ़ लेना प्लीज़। और सिर्फ पढ़ना मत, लिख के देख लेना सो दैट प्रैक्टिस हो जाए। वो 3 घंटे यूटिलाइज करके आओ, शक्लें ताड़ के ना आओ, ठीक है। एंड 3 घंटे जिंदगी के 3 घंटे, वो 3 घंटे दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, बट हाँ हमको अपना बेस्ट देकर आना है, हमको हार्ड वर्क अच्छा करना है, ठीक है। सो टूडल्स फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज मेहनत लिटरली बहुत लगती है इस पर।
पूरा वन शॉट प्रिपेयर करने पे। आई होप बाकी तुम मेरे छोटे छोटे भाई बहन हो, फैला दो वीडियो को। गो बाय।